अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, आज का प्रोग्राम एक बहुत लंबी रिसर्च के बाद, हालांकि ये मेरा टॉपिक रहा है, मैं पहले भी इस टॉपिक पे काफ़ी प्रोग्राम कर चुका हूँ, लेकिन आज एक लंबी रिसर्च के बाद देखें, दुनिया भर के जो मसले हैं ना, वो ज़्यादातर मिडल ईस्ट में घूमते रहते हैं। मेजर जंगें भी देखी जाएं तो अगर रशिया यूक्रेन वार को डिस्काउंट कर दें तो ज़्यादातर इधर ही हुई हैं। बाकी इंडिया पाकिस्तान की झड़प ही हुई है, एक कोई जंग बाकायदा नहीं हुई। और यहाँ पे हालत मुसलसल ही ख़राब रही है। अब अगर हम आते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के दौर से लेके, ये समझ लें कि आज से 150 साल पहले तक ओटोमन अम्पायर अपने एंड पे थी। तब तक उस पूरे पीरियड में, जो कि तकरीबन 1200 साल का है, उसमें अरब वर्ल्ड तकरीबन यूनाइटेड थी, एक ही झंडे तले थी, खिलाफत के तहत थी। पहले राशिदी खिलाफत राशिदा, और फिर बनु उमैया, फिर बनु अब्बास, और फिर जब तुर्कों के पास भी आई तो ये अरब वर्ल्ड मोरलेस यूनाइटेड ही था। और टोटल ऑटोमन अम्पायर जो के तुर्क ओरिजिन के थे उनके अंडर में चलती रही, लेकिन टुकड़े टुकड़े नहीं थे। एक खिलाफत में, खिलाफत राशिदा से लेके ऑटोमन अम्पायर तक, एक खिलाफत में मोरलेस ये इलाका खिलाफत के अंडर में रहा है। प्रोविंसेस थे, लेकिन कंट्रीज एज सच नहीं थे। कंट्रीज शुरू होते थे फिर यहाँ से सऊदी अरब के बाद से पर्शिया आता था, फिर इंडिया आता था, और इस तरह ये रीजन आज मेरा ख्याल है कोई 20 के करीब कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज, जो 25-30 होंगे शायद, इसमें बटा हुआ है। ये एक प्लानिंग थी। इसकी प्लानिंग की वजह ये थी कि जब ऑटोमन अम्पायर कमज़ोर होने लगी तो अरब उनको बढ़ाया गया, फीलिंग्स को। यूरोप पूरी दुनिया पर रूल कर रहा था उस वक्त, और यह है कि सुपर पावर पूरी वेस्ट के पास थी या रशिया के पास थी, और पूरा दुनिया के मामलात को यूरोप डिक्टेट करता था, इसलिए कि उस वक्त दो बड़ी सल्तनतें थीं जो कि यूरोप को टक्कर देती थी। यूरोप एक सल्तनत तो नहीं थी खैर, लेकिन बहरहाल वहाँ पे मेजर स्पेनिश एम्पायर थी, ब्रिटिश एम्पायर थी, फ्रेंच एम्पायर थी, पोर्टुगीज़ एम्पायर थी, बेल्जियन एम्पायर थी, डच एम्पायर थी, मतलब इतनी सारी एम्पायर्स थी। लेकिन ये बहुत बाद में आके इन्होंने भी अपने फैसले मिल के आपस में डिस्कशन से ही करने लगे थे। एनीवे, आते हैं वापस इस रीजन की तरफ। तो इस रीजन में जब अरब्स को वो बढ़ाया गया, जैसे मैंने एक पूरा प्रोग्राम किया है लॉरेंस ऑफ अरबिया के ऊपर कि किस तरह ब्रिटिश एक लॉरेंस आता है जो इधर साजिशें करता है और चीज़ें करता है तुर्कों के ख़िलाफ़, अरब मूवमेंट। क्योंकि अरब में है ना, इस रीजन में जो आज सऊदी अरब है, आज तो दुनिया का ये नेचुरल रिसोर्सेज के मध्य में दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, लेकिन उस वक्त तो नहीं था ना कुछ, यहाँ पे खेत भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, रेगिस्तान ही रेगिस्तान थे। तो मक्का मदीना की इम्पोर्टेंस तो पांचवा खलीफा मुआविया के ज़माने में ही आ गई थी, बल्कि अली के ज़माने में ही आ गई थी। और कैपिटल को मदीना से मूव कर दिया गया था, क्योंकि आप अगर एक बहुत बड़ी एम्पायर चला रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग रूट पे होना है, ट्रेडिंग ओल्ड सिटी होना चाहिए, ये वो सब जो रिक्वायरमेंट होती हैं। तो इसलिए कूफा और बगदाद वगैरह को चूज़ किया गया एज कैपिटल। अजीज़ दोस्तों, ये जो ओटोमन एम्पायर टूटती है, उससे पहले ही सऊदी अरब के जो किंग थे अपना अब्दुल अजीज़, ये एक्चुअली इन्होंने
सऊदी अरब के जो किंग अब्दुल अजीज बिन सऊद जो थे, जो पायनियर थे, जिन्होंने ये कंट्री बनाया है, उन्होंने 1902 में हमला किया रियाद पे और रियाद के ऊपर कब्ज़ा अपना मुकम्मल कर लिया। एक्चुअल में मैं आपको पहले ये सऊदी ख़ानदान की थोड़ी ब्रीफ दे दूं कि जनवरी 1902 में अब्दुल अजीज़ इब्न सऊद अपने 40 आदमियों के लश्कर के साथ रियाद शहर में जाता है। शहर की जो चार दीवारी थी उसको फलांग के ये 40 लोग पाम ट्रीज़ के ज़रिए फलांग के और वहाँ के राशिदी गवर्नर को जाके कत्ल कर दिया और उसके सारे लोगों को मार दिया। अल सऊद फैमिली को राशिदी ख़ानदान जो वहाँ पे रूल कर रहा था रियाद में, उसने अल सऊद फैमिली को एग्ज़ाइल में भेजा हुआ था कुवैत। तो अब्दुल अजीज़ कुवैत में मेहमान था कुवैत के रूलर का और वहाँ पे रह रहा था और उसने वापस अपनी नजद, सल्तनत नजद जिसको बाद में नाम दिया गया, जिसका कैपिटल रियाद था, उसको कब्ज़ा किया। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते इसने ओटोमन को भी वहाँ से फारिग किया। और जंग अजीम जब हुई फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो उसमें यह है कि अब अंग्रेज़ के लिए फिर दूसरी जो पावर थी, फ्रेंच का भी यहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस था। काफ़ी कंट्रीज़ फ्रांस की कॉलोनी रहे हैं, फिर यहाँ पे इटली की कॉलोनी रही है, अपना लीबिया, और इस तरह कई कंट्रीज़ का इंटरेस्ट था। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वार तक एक साइलेंट दुनिया में वो था। ठीक है, तरक्कियाँ कर रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, सब कुछ, लेकिन मिलिटरीली और पॉलिटिकली एक एम्पायर वाली सोच फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद से अमेरिका में शुरू हुई। और सेकंड वर्ल्ड वार में जीतने के बाद अमेरिका की पावर की कोई इंतहा नहीं रही। तो अमेरिका की भी पॉलिसीज़ थी। और इस इलाके में फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान वादा किया गया था शरीफ मक्का से कि आपके बेटे को पूरे अरब वर्ल्ड का बादशाह बनाया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अरब वर्ल्ड एक ही थी सदियों तक, इसलिए कि वो किसी न किसी खिलाफत में एज ए प्रोविंस रहते थे, एज एक कंट्री होता था। तो शरीफ मक्का के बेटों से वादा किया गया था कि तुम लोगों को ये सरकार दे दी जाएगी पूरी अरब वर्ल्ड की। लेकिन जब, और उसमें जो इसका बड़ा बेटा था फैसल शरीफ मक्का का, उसको बना भी दिया था कि सीरिया का बादशाह, जिसमें सीरिया, फ़लस्तीन, यरूशलेम, सारा कुछ जो इसराइल है आज, वो पूरा इसमें शामिल था, लेबनान भी था। लेकिन फिर जब इन लोगों ने आपस में बैठने का फैसला किया तो 20 मार्च 1920 को एक सीरियन जनरल कांग्रेस का इजलास हुआ, जिसमें शरीफ हुसैन के बेटे को वो बनाया गया था। लेकिन चंद ही हफ्तों के बाद, जब अप्रैल में इटली के शहर एक कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें मुख्तलिफ पावर्स ने मुख्तलिफ उस रीजन के हिस्सों को डिवाइड करने के हवाले से, तो सीरिया को, फैसल को वापस हटा दिया किंगडम से, सीरिया की डिवीज़न हुई। सीरिया और लेबनान को फ्रांस के हवाले किया गया, फ़लस्तीन इज़राइल को इंग्लैंड के हवाले किया गया, और इस तरह चीज़ें हुई। और जब जंग ख़त्म हुई फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसके बाद ये डिसाइड हुआ कि अब इराक़ है ना, जो उसका किंग होगा किंग फैसल, और जॉर्डन जो है ना, उसका किंग होगा किंग अब्दुल्ला, जो करंट किंग अब्दुल्ला का दादा है, मलिक हुसैन बिन तलाल परदादा है। तो वो दोनों को किंगडम दी गई। दोनों में से जॉर्डन वाली तो अभी तक अपने आप को बनु हाशिम हैशमिट किंगडम के नाम से वो करती है और फॉलो कर रही है। लेकिन किंग फैसल को बाद में इराक़ में जो सद्दाम हुसैन वगैरह ने रिवॉल्यूशन लाए थे, उसमें मार के उसकी लाश को गलियों में रस्सी से घसीटा गया था और सब कुछ हुआ था।
तो इस इलाके को बाकायदा डिज़ाइन के तहत डिवाइड किया गया, क्योंकि इसकी वजह यह थी कि फिर जब आले सऊद ने अपना असर फैलाया तो सबसे पहले इन्होंने नजद के बाद हज्जाज को कब्ज़ा किया, जहाँ पे मक्का और मदीना थे। वहाँ भी इसी तरह रात के अंधेरे में ये लोग गए थे, और हरम शरीफ में आपको पता है यात्रा तो होती रहती थी, तो लोग आते ही जाते रहते थे। तो ये लोग भी आए थे वो एज यात्री बन के, और फिर वहाँ पे कुरान पढ़ते पढ़ते छुरे से लोगों को मारना शुरू किया और कब्ज़ा कर लिया हज्जाज पे भी। और यूं 1932 में किंगडम ऑफ सऊदी अरब बनाई किंग अब्दुल अजीज़ ने, जिसमें मक्का मदीना हिजाज वाला था, असीर था, हाइल था, नॉर्थ में आ जाएं तो दैरान दम्माम, पूरा सऊदी अरब आज का जो है वो 1932 में किंग अब्दुल अजीज़ ने बनाया। 1932 में ही, अब ये कोइंसिडेंस है कि नहीं, लेकिन 1932 में ही अमेरिकन इंजीनियर्स को बहरीन में पेट्रोल मिला, ऑयल मिला। तो अब किंग अब्दुल अजीज़ ने अमेरिकन इंजीनियर्स को दावत दी कि आप सऊदी अरब में भी पेट्रोल ढूंढें। 6 साल तक ये लोग ढूंढते रहे, कुछ नहीं मिला। सऊदी अरब की गवर्नमेंट टोटल बैंकरप्सी के करीब थी, और फाइनली अमेरिकन इंजीनियर्स को इतना पेट्रोल मिला कि आरामको बनाई गई, और आरामको ने वहाँ पे पाइपलाइंस बनाई, पोर्ट्स बनाए, पूरे शहर आबाद किए, और रिफाइनरीज बनाई। और सऊदी अरब जो कि बिल्कुल बैंकरप्सी के करीब था, अब पैसा आना शुरू हुआ। लेकिन ज़्यादा पैसा जल्दी से आया ना अचानक, क्योंकि ये लोग बदू लोग थे। मुझे याद है मेरे दादा जब हज करने गए थे तो उस ज़माने में शिप के ज़रिए जाते थे, तो शिप में सामान सारा, बर्तन और तकिए और बिस्तरे और रज़ाइयाँ और जो जो चीज़ें होती थी सब लेके जाते थे, और वापसी पे वो वहाँ पे खैरात में दे देते थे। तो दादा वगैरह बताते थे कि वहाँ पे सऊदी जो थे वहाँ के लोकल, वो भिखारी होते थे, वो वेट करते थे कि कब कोई दान करे। तो ये सब चीज़ें थी। अचानक पैसा आ गया तो ज़्यादा तेज़ी से खर्च होने लगे, महल बनाने लगे, और इतना बड़ा शाही ख़ानदान था। सिर्फ किंग अब्दुल अजीज़ के मतलब मेरा ख्याल है कि 50-60 बेटे थे। तो अमेरिकन एम्बेसडर ने उस वक्त अमेरिका को बोला भी था कि ये बैंकरप्ट होने वाले हैं। आरामको से $6 मिलियन का कर्जा लिया था सऊदी किंग अब्दुल अजीज़ ने। फिर 1950 में किंग अब्दुल अजीज़ ने 12 साल बाद आरामको के साथ डील की कि अब 50% शेयर आरामको के होंगे और 50% सऊदी अरब के होंगे। आरामको ने एग्री किया। अब वो पेट्रोल का पैसा रेगुलर और बहुत तेज़ी से आने लगा, और सऊदी अरब में खुशहाली आने लगी। किंग अब्दुल अजीज़ 1953 में मर गया, तो उसका बेटा सऊद किंग बना। लेकिन सऊद वो टोटली एक फारिग आदमी था, जिसकी कई बीवियां थीं, और बस वो 24 घंटे अय्याशी में पड़ा रहता था, और अपनी किसी न किसी बीवी को लेके शॉपिंग के लिए कभी सीरिया जा रहा है, कभी मिस्र जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है। तो फैसल ने फिर तंग आके मामलात को अपने हाथ में लिए, और इसके कई लोगों को फारिग भी किया, खर्चे रोके, और ख़ुद फाइनेंस मिनिस्टर बना, सारे पैसे को कंट्रोल किया। और 1964 में किंग फैसल ने अपने भाई को हटा के खुद ही किंग बन गया। 1973 में जो अरब इज़राइल वॉर हुई थी, उसमें किंग फैसल ने जो पेट्रोल रोका था, तो अमेरिका को सप्लाई रोक दी थी, जिससे अमेरिका में पेट्रोल की कीमत रातों रात 4 गुना बढ़ गई थी, और कई माइल लंबी लाइनें लगी हुई थी पेट्रोल पंपों पे गाड़ियों की। तो इसके बाद वहाँ की पॉलिटिक्स आपने देखा कि किस तरह अमेरिका ने 9/11 और फिर वो इराक और कुवैत के मामले में सद्दाम हुसैन की बेवकूफ़ी की वजह से
तो आज सऊदी अरब का जो रेवेन्यू है, जो 1970 में 1.2 बिलियन था पेट्रोल की मद में, वो अब 102 बिलियन 1980 में पहुंच गया था। और 1988 तक सऊदी अरब ने आरामको के सारे शेयर खरीद लिए। अब आरामको इज़ ए 100% सऊदी अरब की कंपनी है। तो अजीज़ दोस्तों, अब यहाँ पे आप ये सोचें कि खाली ये ईरान और इज़राइल का है, ईरान अमेरिका का मामला है, तो नहीं, ये एक हिस्टोरिक मामला है। यहाँ अभी भी पूरी दुनिया के एनर्जी रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़रूरी हैं। इस रीजन में और भी आगे बहुत कुछ है, क्योंकि एनर्जी रिसोर्सेज से भी अब कुछ चीज़ें कीमती आ गई हैं, जैसे लिथियम है और इस तरह की चीज़ें, नई नई जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी भरमार है। और इस रीजन में कई अनटच्ड एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान और इस तरह। तो ऑल इन ऑल इस रीजन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम कंट्रोल का है कि कंट्रोल कौन करे इस रीजन को। इस रीजन को कंट्रोल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया की हर पावर चाहती है कि कम से कम इस रीजन में हमारा कंट्रोल ना भी हो तो हमारी से ज़रूर हो। तो यूरोप है, जैसे यूके है, कनाडा है, फिर इंडिया है, इवन पाकिस्तान है, चाहते हैं कि इस इलाके में थोड़ा बहुत हमारी से हो कम से कम, क्योंकि हमारे डायरेक्ट कनेक्टेड हैं हम इस रीजन से, इस सारी चीज़ों से। तो अजीज़ दोस्तों, ये मुख्तसर सा मेरा आपके सामने प्रोग्राम था सऊदी अरब के हवाले से। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।